सो हेलो गाइस, वेलकम टू मस्ट केमिस्ट्री चैनल। और ये है हमारे पास क्रैश कोर्स स्पेसिफिकली फॉर नीट। और आज हम जो टॉपिक यहां पे शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो जिसको केमिकल बॉन्डिंग करना है वो इस वीडियो को तसल्ली से देख लेगा, तो वो केमिकल बॉन्डिंग फाड़ के आएगा अपने पेपर में, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही होगा कि अराउंड 4 क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग से अगर मैं नीट की बात करूं तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ये एग्जाम फोड़ के आओ, तो इस वीडियो को आपको देखना मस्ट है। मैं आपको ये बात बता दूं, आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी की पूरी ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर्स को बनाएं। सारा का सारा केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड है, ठीक है। काफी जनता ऐसी है कि वो स्ट्रक्चर से डरती है, ठीक है। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फॉर्मूले रट रखे हैं, हाफ इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक है। वो फॉर्मूले सब बेकार हैं गाइस। उन फॉर्मूलों से कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो आप लोगों के पास मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे, लोन पेयर पूछे, कितने बॉन्ड लोन पेयर पूछे, ज्योमेट्री पूछे, तो आपसे वो क्वेश्चन बने, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स का बेसिक को समझना पड़ेगा कि आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बात बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो अभी हम लगभग कोई 15 से 20 स्ट्रक्चर, 20 से 25 स्ट्रक्चर अभी हम यहां पे डिस्कस करेंगे और आपको मैं लॉजिक बताऊंगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि हमने ले लिया स्ट्रक्चर HCl, ओके, हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है हमारे पास HCl, जैसे कि हमें पता है। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि लुईस ऑक्टेट रूल कोई काम का रूल नहीं है हमारे पास। हमें पता है ऑक्टेट रूल क्या होता है कि हर एटम को अपना जो ऑक्टेट है, हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। इसकी कई एक्सेप्शंस है, उसको मार दो गोली, ठीक है। ऑक्टेट रूल और लुईस ऑक्टेट रूल से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हमने दिमाग में रखा हुआ है कि ये होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोटा फैक्ट्री में वो बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो पता नहीं साला किससे केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्टेट रूल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती है, ठीक है। ऑक्टेट रूल गया भाड़ में, हम देखेंगे कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं आपको बात करूं तो पीरियड 2 के जो एलिमेंट है ना हमारे पास, जैसे पीरियड 2 तक तो ऑक्टेट रूल हमारे पास काम करता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल को आपने इतना सीरियसली नहीं लेना है। तो हमारे पास है सबसे पहले HCl, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले करना क्या होता है इसमें, हमें पहले चूज करनी होती है सेंट्रल एटम। क्या चूज करनी होती है? सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कौन होता है? तो बेसिकली हमारे पास हम उस एटम को सेंट्रल एटम चूज करते हैं जिसका नंबर कम हो, ठीक है। तो अभी यहां पे आप देखोगे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, नंबर तो सबका सेम है, तो फिर वो नंबर वाला फंडा नहीं लगा सकते। तो दूसरा जो फंडा हम लगाते हैं, हम उसे सेंट्रल एटम चूज करते हैं गाइस जिसका हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जिसका हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये रूल हमारे पास चल पड़ता है जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हमें उसको सेंट्रल एटम लेना है। आप बताओ, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होगा? और एक और बात मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। तो आप ये बताओगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? हाइड्रोजन तो नहीं बनेगा। कार्बन और नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली कार्बन का, राइट। नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमारे पास है कार्बन। तो आप बता दो कार्बन को सेंट्रल एटम, ठीक है। यहां चिपका दो आप हाइड्रोजन, यहां चिपका दो आप नाइट्रोजन, चिपका दिया। अब आपको क्या बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बना दो उसका कार्बन के साथ, बना दिया, ठीक है। अब देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने यहां यूटिलाइज कर दिया। अब इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बचे 3 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। अब मेनली जो नाइट्रोजन हमारे पास 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? मेनली हमारे पास 3 बॉन्ड, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना दो, ठीक है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना दो। अगर आपको चेक करना है तो आप ऑक्टेट रूल से चेक भी कर सकते हो, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो यहां पे अपन सोच सकते हैं हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, कार्बन का 2, 4, 6, 8, कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, नाइट्रोजन का भी बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो काफी सिंपल स्ट्रक्चर था, हमने देख लिया। ये था हमारे पास HCl। अब देखो, इसमें मैं आपसे एक बात पूछूं तो आपको मेरे को आंसर करना है। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, ऐसे भी वाहियात क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कैलकुलेट करो कि कितने सिग्मा और कितने पाई है। देखो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है। अब क्या सिग्मा है आपको पता होगा,
तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से, वो सारी बातें मैं करूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है। जो अगर दो एटम्स अपने एक साथ बॉन्ड बनाना चाहती हैं तो जो पहला बॉन्ड हमेशा जो एटम्स में बनता है जब वो कंबाइन करती हैं वो कौन सा बनता है, हमेशा सिग्मा बनता है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं गाइस, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं पाई। उसके बाद जितने बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं, पाई। तो हमेशा सिग्मा एक ही होगा हमारे पास, हम ऐसे बोल सकते हैं सिग्मा इज ऑलवेज 1। और पाई अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो पाई कितना होगा, 0। सिंगल बॉन्ड में कोई पाई नहीं होगा। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो पाई कितना होगा, 1, क्योंकि डबल बॉन्ड की बात करूं तो एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। ठीक है, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होंगे हमारे पास, 2। तो ऐसे बाहियात क्वेश्चन भी आपसे सिग्मा और पाई पे पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कितने सिग्मा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप बोल दोगे सर कि सिग्मा हो गए 2, एक यहां पे एक यहां पे, और पाई यहां पे सिंगल बॉन्ड में 0 और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में 2, तो 2 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए। ठीक है गाइस, अंडरस्टूड। और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है यहां पे, इस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, देखो हाइड्रोजन पे कोई नहीं है, कार्बन पे कोई नहीं है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन पे आ गया एक लोन पेयर। ठीक है गाइस, तो ये बन गया हमारे पास, हमने सिग्मा पाई की कैलकुलेशन भी सीख ली। तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस हमारे पास, जैसे कि मैं बात कर दूं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास XeO2F2। हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, XeO2F2 का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, XeO2F2 का। ठीक है, आपको एक बात बताई थी कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। सिमिलरली जो हमारे पास हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस भी हमारे पास एक ही बॉन्ड बनाते हैं। आपने हाइड्रोजन चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और हैलोजेंस में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो ये एक सिमिलैरिटीज है कि हाइड्रोजन भी एक कोवलेंट बॉन्ड, सिमिलरली हैलोजेंस भी एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यार हैलोजन का अगर मैं ऑक्टेट की बात करूं, हैलोजन के ऑक्टेट की बात करूं, फ्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, ब्रोमीन की बात करूं, आयोडीन की बात करूं, तो सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। तो एक उनको और चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अपन बोल सकते हैं एक उनको और चाहिए। तो जब उसकी वजह से हमारे पास जितने भी हैलोजेंस हैं वो सारे के सारे हमारे पास एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वो बात अपन ने दिमाग में रख ली। अब बात करता हूं ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन का आपको क्या ज्ञान दिया, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में, नॉट ऑलवेज, मैक्सिमम केसेस में दिमाग में लेके चलना है। ऑक्सीजन हमारे पास बनाता है डबल बॉन्ड। क्या बनाता है ऑक्सीजन हमारे पास, डबल बॉन्ड, मैक्सिमम केसेस में। ओके, और भी केसेस देखेंगे जहां पे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या जहां पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो आपने बोला कि ठीक है सर, हमें पता चल गया। अब देखो आप मेरे को बताओ दोस्तों, आप मेरे को बताओ कि यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा होगा, हैलोजन, ये जेनन है, इनर्ट गैस है ना जेनॉन, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। तो आप बोलोगे सर किसका नंबर कम है, अरे भैया नंबर कम है जेनन का, तो जेनन लिख दिया हमने यहां पे। ठीक है, हमने जेनन लिख दिया। अब जेनॉन लिख दिया हमने। अब यार जेनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कई जनता तो यहीं पे सिमट जाती है कि उनको पता नहीं लगता कि जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अरे आपने इनर्ट गैसेस को एक ग्रुप में क्यों डाल के रखा है, आप हीलियम को छोड़ दो, आप बात करो नियॉन की, आप बात करो आर्गन की, आप बात करो क्रिप्टन की, आप बात करो जेनन की, आप बात करो रेडॉन की, आपने उनको एक ग्रुप में क्यों रखा है? रीजन ये है कि उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे बात करूं हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, एक ग्रुप में क्यों है? क्योंकि भैया उनके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ऐसा नहीं कि इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, वो तो बेकार की बातें हैं, स्टूपिड बातें हैं। अरे भैया जो नियॉन में अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आर्गन में भी 8 होंगे, आपके किसमें, क्रिप्टन में भी 8 होंगे, आपके जेनन में भी 8 होंगे, आपके रेडॉन में भी 8 होंगे। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिमाग में रख लिया। अब देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 हैलोजन चिपका दिए। ठीक है, फ्लोरीन बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बना दिया भैया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज हो गए। यस सर, हो गए यूज। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की, तो एक ऑक्सीजन यहां पे चिपका दिया। अभी हम रैंडम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है वो हम हाइब्रिडाइजेशन जब मैं करूंगा उस टाइम बताऊंगा, अभी तो हम सिर्फ रैंडम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। और एक बना दिया मैंने ऑक्सीजन के साथ, बना दिया। ठीक है, हो गया काम। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने जेनन के यूज कर दिए, एक यहां पे, एक यहां पे, 2 यहां पे, 4, 2 यहां पे, 6। ठीक है, थे कितने इसके पास, कितने थे भैया, कितने थे, 8। 6 इसके यूज हो गए, एक इसके पास एज अ लोन पेयर यहां पे बच गया, एक इसके पास यहां पे लोन पेयर बच गया। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन का देखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां ऑक्सीजन के लगा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, 2 यहां पे लग गए और हमारे पास 4 बच गए। फ्लोरीन ने 1 लगा दिया तो उसके पास 7 होते हैं, तो उसके पास 6 बच गए, 1 लगा दिया तो उसके पास 6 बच गए।
ठीक है, बना सकता हूं मैं इस तरह से स्ट्रक्चर। अब आप सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए कि कितने सिग्मा पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं, टोटल बताइए। आप बोलोगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। भैया 4 सिग्मा है और कितने पाई हैं? सिंगल को गोली मारो, 1 पाई यहां पे, 1 पाई यहां पे। कितने पाई है हमारे पास? हमारे पास है 2 पाई। ठीक है, तो सिग्मा पाई का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया, सिग्मा पाई का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम मेरे को कैलकुलेशन करना है किसका? लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, टोटल लोन पेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं बात किसकी? सेंट्रल एटम के कितने लोन पेयर है। तो आप देखो कितने हैं, ये तो सारे के सारे यूज हुए, तो एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे। ठीक है, आपसे टोटल भी पूछा जा सकता है, तो टोटल हमने लिख रखे हैं, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि ठीक है XeO2F2 अपने को समझ आ गया, हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़नन का जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स है ज़नन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में? तो जब आप काउंट करोगे आप बोलोगे क्या बोलोगे गाइस? आप देखो, आप बोलोगे 2 4 6 8 10 12 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? इसके आउटर मोस्ट शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल तो क्या बोलता है कि मोर देन 8 हो ही नहीं सकते हैं, तभी मैंने बोला कि ऑक्टेट रूल एक वेल डिफाइंड रूल नहीं है। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट तक चलता है, उसके बाद उसको गोली मार दो, उसको भूल जाओ। ठीक है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। क्यों एक्सपैंड कर सकता है ऑक्टेट? क्योंकि जो भी हमारे पास सेकंड पीरियड के ऑनवर्ड एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरिड, उनके पास वेकेंट डी होता है, और डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो 8 वो 10 वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं जिनके पास वेकेंट डी है। ठीक है, तो अगर इसके पास वेकेंट डी है तो फिर 14 इलेक्ट्रॉन इसको अकोमोडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी से करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमने सीख लिया इसको कैसे ड्रॉ करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की। ठीक है गाइस, तो अब देखो आप थर्ड स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। 2 स्ट्रक्चर अपने को क्लियर हो गए, अब हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर की। अब देखो थर्ड स्ट्रक्चर में ले रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। क्या ले रहा हूं गाइस? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक ये न्यूट्रल ऑक्साइड है हमारे पास। कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो मेनली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं? एसिडिक, और मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक। तो उसी तरह हमारे पास कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पास एग्जांपल है न्यूट्रल ऑक्साइड का CO। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। अब इसमें तो कोई सेंट्रल एटम का फंडा नहीं आएगा, आप यहां पे कार्बन बनाओ, आप यहां पे ऑक्सीजन बनाओ। ठीक है, अब देखो अब आपने बोला कि ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, बना दिया। ठीक है, बना दिया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये तो हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, कार्बन ऑक्सीजन, तो इनमें अपन ऑक्टेट रूल से सोचा जा सकता है। अब क्या करूं मैं यार? अब आप कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये करो, आप 3 बॉन्ड बना दो। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे, और ऐसे। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? क्योंकि 2 4 6 7 2 4 6 7 9 ये तो किसी हालत में बन नहीं सकता है। ठीक है, बाहियात सोच है आपकी कि अगर आप इस तरह से सोच रहे हो नहीं बन सकता है, राइट? तो फिर हमने क्या सोचा कि अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो ऑक्टेट रूल से सोचना है अपने को। तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे बनाएं? हम 2 बॉन्ड तो बना दें ऑक्सीजन के, बना दिए। ठीक है, 2 बॉन्ड हमने ऑक्सीजन के बना दिए। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड बॉन्ड है वो हम क्या करें कि कार्बन का तो अपन ऐसे रखें इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, थर्ड बॉन्ड में जो हम इलेक्ट्रॉन्स दें वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम ऑक्सीजन के यूज कर लें। इस तरह से अपन शो करते हैं इस बॉन्ड। इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इस बॉन्ड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अब आप बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? क्या ये कोवलेंट बॉन्ड है? हाँ, मैं बोलूंगा कि यस इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मे बी एक ही एटम शेयर कर रहा है पर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है और इसका स्पेशल नेम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय अ सेम एटम। तो यहां पे ऑक्सीजन शेयर कर रहा है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं बोलूंगा कि इट्स अ
कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय अ सेम एटम, तो इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो मतलब इस तरह से अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है। ये मतलब ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ठीक है। इसका मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बिलोंग करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब सिर्फ 2। कितने बचे? 2, ठीक है। तो देखो अब कार्बन का काउंट करो 2 4 6 8, कार्बन इज हैप्पी। ऑक्सीजन का काउंट करो 2 4 6 8, ऑक्सीजन इज हैप्पी, ठीक है। तो ये है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है और एक पॉइजनस गैस है गाइस। कैसी गैस है हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आपने कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि CO कैसी गैस है हमारे पास गाइस? पॉइजनस गैस है। अगर आप CO को इनहेल कर लो, ठीक है, अगर आप CO को इनहेल कर लो तो ये हीमोग्लोबिन के साथ एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से, ओके, हीमोग्लोबिन में घुसने की वजह से, उसमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आपकी डेथ हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि आपने काफी बार ये खबरें न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी कि जैसे हिली एरियाज में लोग क्या करते हैं कि ठंड के टाइम वो क्या करते हैं, अंगीठी बोलते हैं ना अपन उसको, अंगीठी, ठीक है, जिसमें कोयला डालते हैं, अंगीठी को अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो उसमें बर्निंग की वजह से उसमें हमें CO मिलता है ना, जैसे आप कंबशन करते हो कोयले का तो उसमें कुछ CO भी बनता है। तो आप पूरी रात अगर आपने अंगीठी रूम में रखी तो क्या होगा कि आप CO को इनहेल कर रहे हो, और अगर आप CO को इनहेल करोगे तो वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या बना लेगी? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और उस स्टेबल कॉम्प्लेक्स को बनाने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हीमोग्लोबिन में, और उससे क्या होता है कि सुबह सब सोए थे रात को, रात सुबह उठ के सब फ्लैट। बात समझ रहे हो? तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि CO एक बदनाम गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बदनाम गैस है जो कि डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो इसका हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब कोई हमसे ऐसे बाहियात क्वेश्चन पूछे कि कितने सिग्मा कितने पाई हैं यहां पे, देखो तो सिग्मा तो एक ही होगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या सिग्मा? अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में बोल सकता हूं इसको। एक ही सिग्मा होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी बॉन्ड पाई। एक सिग्मा आ गया, 3 बॉन्ड थे तो बाकी क्या होंगे? पाई। बात समझ आ गई गाइस? तो ये हमने बना लिया एक तीसरा स्ट्रक्चर, जिसका जो था हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, मे बी क्रैश कोर्स है, बट हमारे पास स्टिल रिलेवेंट टाइम है गाइस। स्टिल हमारे पास 1 अगस्त को हमारा पेपर है, हमारे पास स्टिल रेलेवेंट टाइम है। 4 महीने में हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को मतलब लेवल से कर सकते हैं, लेवल से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, 4th स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो प्लीज ध्यान दीजिए। फोर्थ स्ट्रक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं C3O2, ठीक है। ये भी एक आसान ही स्ट्रक्चर है, बट स्टिल कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ये है मेरे पास कार्बन सब ऑक्साइड। नाम क्या है इसका दोस्तों? इसका नाम है मेरे पास कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनका आइडिया हमें ऑलरेडी होना चाहिए, जैसे अजाइड आयन है, N3- है, ठीक है, फिर I3- है। ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनका आइडिया हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो, आपसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा उसी तरह का है, थोड़ा सा आइडिया आपको ऑलरेडी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम 3 कार्बन एटम को इस तरह से लिखते हैं, लिख दिया 3 कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना दिया, और 2 ऑक्सीजन अपन एंड में चिपका देते हैं इस तरह से, ठीक है। इस बात समझ आई? अब देखो कार्बन का तो खुश है, 8-8 बॉन्ड कार्बन बना रही है, बाकी जो बचा वो ऑक्सीजन पे लिख दिया, 2-2 4 लोन पेयर बच गया ऑक्सीजन पे, ठीक है। सिग्मा पाई का कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, देयर इज 4 सिग्मा, देयर इज 4 पाई, 1 2 3 4 4 पाई कर दिया हमने। तो ये था मेरे पास कार्बन सब ऑक्साइड, ये था मेरे पास कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर हमने कर लिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब देखो मैं आऊंगा एनायंस पे, कैटायंस पे, NO3- का स्ट्रक्चर, O3- का NO3- का स्ट्रक्चर, फिर हम बात करेंगे N3- का स्ट्रक्चर। तो उनकी भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो आइए अब हम और स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अपने 5th स्ट्रक्चर की। तो जो 5th कंपाउंड है हमारे पास, वो है हमारे पास O3, ठीक है, ओजोन, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। तो मैं ओजोन का स्ट्रक्चर तो आपको बताऊंगा ही, बट उसके साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी आपको ओजोन की क्विकली रिवाइज करा देता हूं, ठीक है।
तो देखो, ओजोन बेसिकली हमें कहाँ मिलता है? ओजोन हमें बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि हमारे पास अराउंड अर्थ का जो क्रस्ट है उससे अराउंड हमारे पास 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में हमारे पास जो अर्थ से आप ऊपर जाओगे तो उस रीजन को अपन बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे हमें मेनली ओजोन लेयर मिलती है। ठीक है, तो एक तो ओजोन मिलता है अपने को स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहां पे उसने हमारे पास ओजोन लेयर है। ठीक है, और आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और हमारे पास जैसे कि हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसकी यूज होने की वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड अपन मेनली यूज करते हैं सुपरसोनिक जेट्स में, उसके यूज होने की वजह से जो हमारे पास डिप्लीशन है वो हो रहा है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर क्या हो रही है? हमारे पास डिप्लीट हो रही है। बस ऐसे बातें बता रहा हूं, ओजोन लेयर हमारे पास क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि गाइज, ओजोन हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है, हम उसको सॉलिड बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं। तो ये जो लाइन है वो एनसीईआरटी में लिख रखी है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है ओजोन से रिगार्डिंग। तो आप एक ट्रिक याद कर लो ओजोन के लिए, PBDBVB, PBDBVB, राइट? PBDBVB, राइट? एक ट्रिक याद कर लो। व्हाट इज PB? पेल ब्लू गैस। कलर क्या है ओजोन का? पेल ब्लू गैस। ऑक्सीजन का क्या कलर है? अरे ऑक्सीजन तो आसपास है हमारे, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं है, ऑक्सीजन कलरलेस है। तो PB पेल ब्लू गैस इज ओजोन। DB मींस डार्क ब्लू लिक्विड। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे, हाई प्रेशर करोगे और लो टेम्परेचर करोगे तो हमारे पास ये कंप्रेस हो जाएगी लिक्विड में। और कौन सा लिक्विड हमें मिलेगा गाइस? डार्क ब्लू लिक्विड। कौन सा मिलेगा? डार्क ब्लू लिक्विड। और अगर आप और ज्यादा इसको कंप्रेस करोगे, और ज्यादा इसको टेम्परेचर कम करोगे इसका, तो जो हमें सॉलिड मिलेगा वो सॉलिड हमें मिलेगा वायलेट ब्लैक। तो ये हमें ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है PBDBVB, तो हम इससे सिंपली आंसर दे सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं गाइस कि जो ओजोन है ना हमारे पास, जो ओजोन है वो हमारे पास डायामैग्नेटिक गैस है। कैसी गैस है हमारे पास ओजोन? डायामैग्नेटिक मींस इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है हमारे पास? 0। अगर मैं सिमिलरली बात करूं ऑक्सीजन की गाइस, तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। आपने पढ़ा होगा O2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 4, और जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो हम निकालते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन लिख के बाय MOT। तो O2 इज पैरामैग्नेटिक बट O3 इज डायामैग्नेटिक। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप जब O3 और O2 में स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे कि थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन ओजोन। तभी हमारे पास एटमॉस्फेयर, जब जहां पे अपन ब्रीथ कर रहे हैं, अपन ऑक्सीजन यहां पे अच्छी खासी पड़ी हुई है क्योंकि स्टेबल है। तो O2 जो है, ऑक्सीजन गैस जो है वो ज्यादा स्टेबल है किससे? O3 गैस से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको ऑक्सीजन गैस को अगर आपको ओजोन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसा प्रोसेस होगा? अगर ऑक्सीजन को अगर आपको ओजोन में कन्वर्ट करना, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो होता है प्रोसेस एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस होता है वो? एंडोथर्मिक। कन्वर्जन ऑफ O2 टू O3, अगर आपको ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। और आप उल्टा सोचिए, ओजोन तो खुद ब खुद ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना चाहती है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप O3 को रख दोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी किसमें? O2, और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि O3 एक अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो O3 का O2 में कन्वर्जन एक्सोथर्मिक है, बट O2 का O3 में कन्वर्जन एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपके साथ जल्दी से ओजोन के बारे में कर ली। हम तो मेनली डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनता है O3 का। पहले ये बना दिया मैंने। अब देखो, आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन बनाती है डबल बॉन्ड, तो आपने बोल दिया कि ठीक है भैया डबल बॉन्ड बना दिया है ना, आपने डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया ऑक्सीजन। ठीक है, बट अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। अब ये स्ट्रक्चर रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अगर आप इस ऑक्सीजन का काउंट करोगे तो कितना आ रहा है मेरे पास? 2 4 6 8 10। ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास कोई भी वेकेंट डी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम कैसे सोचेंगे? हम इस तरह से सोचेंगे कि एक ये बना दो। ठीक है, अब हम डबल बॉन्ड नहीं डाल सकते, तो फिर हम सोचेंगे किसके बारे में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? जितने थे ऑलरेडी 6। ठीक है, अब आप चेक करो
यहां पे कितने, 2 इसने यूज कर लिए, 4 यहां पे बचे होंगे। अब देखो चेक कर लो 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन हैप्पी है। इसका चेक कर लो आप 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन खुश है। इसका चेक कर लो 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन भी अपने पास खुश है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया गाइस ओजोन का, जिसमें हमारे पास एक बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब रेजोनेंस होता है ओजोन मॉलिक्यूल में, कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं हम, कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बातें भी मैं करूंगा। बट सबसे पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं सिग्मा कितने हैं तो आप बोलोगे 2, और पाई कितने हैं तो आप लोग बोलोगे 1। अगर O3 के स्ट्रक्चर में आपसे मैं पूछ लूं, बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास O3 का, इंपॉर्टेंट बातें भी कर ली। अब हम 6th स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। O3 का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, अब हम 6th स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो हम अब स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। चलो एक और स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर लेता हूं NO2 का। ठीक है, फिर हम आयंस पे आते हैं। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं कि NO2 का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का है हमारे पास। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। ठीक है, ये काफी अजीबोगरीब मॉलिक्यूल है। अब क्यों है उसकी बात चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, देखो ये बन गया ऑक्सीजन, ये खुश है ऑक्सीजन। अब ये देखो इसने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो ये ऑक्सीजन भी खुश है। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां लगा दिए अपने, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे दिए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पे बचा हुआ, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्टेट में, 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। अब ऑक्टेट के हिसाब से तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके पास तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं अपन, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स, जिनके ऑक्टेट में हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो सारी चर्चा करेंगे। अभी मेन फोकस किस पे है, मेन फोकस है स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो ये NO2 का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, O3 का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा आयंस के स्ट्रक्चर। एनायंस के स्ट्रक्चर्स बनाने की आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे हम एनायंस के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए अब वो डिस्कस करते हैं अपन एनायन का स्ट्रक्चर। तो अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, मतलब स्ट्रक्चर नंबर 7। तो मान लो कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप बनाओ स्ट्रक्चर NO2 माइनस का। ठीक है, नाइट्राइट आयन NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो जब भी आप आयन का स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्पेसिफिकली एनायन का स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप देखो कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब उस पे जो नेगेटिव चार्ज है और उस कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप वो नेगेटिव चार्ज उसके ऑक्सीजन को दे दो, और उस ऑक्सीजन को आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो सेंट्रल एटम से। नहीं समझे, समझाता हूं। ठीक है, देखो ये नाइट्रोजन है, अब एक ऑक्सीजन, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दो, और वो वाला ऑक्सीजन आप चुपचाप उस सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। कर दिया, हो गया, डन हो गया, वेरी गुड। अब जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसको आप डबल बॉन्ड लगा दो, कोई बात नहीं, आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आप चेक करो कि क्या सिचुएशन है। तो यहां पे 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन खुश है। ओके, नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए, एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन भी खुश है। क्यों, काउंट करो 2 4 6 8, और नाइट्रोजन भी खुश है। अब आप ऑक्सीजन के बारे में सोचो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे लगा दिया, अब बचे कितने इसके पास बचे होंगे 5। ठीक है, क्योंकि 6 होते हैं ना इसके पास, तो 5 बचे होंगे। बट अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि हमने बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला, तो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं थोड़ा सा क्रॉस से शो कर रहा हूं आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब काउंट करो इस ऑक्सीजन के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, तो ये ऑक्सीजन भी खुश है। तो इस तरह से आप किसी भी एनायन का स्ट्रक्चर आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी किसका बताया, NO2 माइनस का। सिमिलरली गाइस, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं 8th नंबर का क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं बात करूं फॉस्फेट आयन PO43 माइनस, ये है मेरे पास फॉस्फेट आयन। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन है, अब सॉरी फॉस्फोरस है, अब 3 नेगेटिव है, इसका मतलब आप 3 नेगेटिव 3 ऑक्सीजन को दे दीजिए और उनको सिंगल बॉन्ड से आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, कर दिया, 3 ऑक्सीजन को आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया और उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब एक रिमेनिंग ऑक्सीजन बचा है, आप उसको डबल बॉन्ड O से आप उसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब देखो सारे के सारे खुश हैं, आपको पता है कैसे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो 1 2 2 4 6 8 10, मतलब फॉस्फोरस यहां पे बना रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है।
ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है फास्फोरस का एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये है इसका फास्फोरस का एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, ये सेकंड पीरियड बियॉन्ड है। इसको अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने होंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन, मान लो कि आपसे पूछा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा फॉस्फेट आयन का, तो अगर आप ये ड्रॉ करोगे तो गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो सही स्ट्रक्चर है। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम वायलेशन नहीं कर सकते, तो हम वायलेशन नहीं कर सकते तो फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड की जगह आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगर वो ये पूछेगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, अगर ऐसा कभी पूछते नहीं, बट अगर पूछ ले कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर आपको वायलेट नहीं करना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। मतलब आपको फिर मेक श्योर करना है कि आप 8 इलेक्ट्रॉन ही बनाओ, अदरवाइज ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। बता दिया मैंने आपको, दिमाग में रखना, ठीक है। मतलब ऐसे दो ऑप्शन आपको दिख जाए और आपने देखा कि यार ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो फिर मेक श्योर करना कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने बोला कि ठीक है सर, फॉस्फेट का भी हमें पता चल गया। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब देखो मैं आपके साथ एक और स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने ये डिस्कस कर लिया है तो सबको पता होगा कार्बोनेट आयन CO3 -, ठीक है, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट में कार्बन 2 ऑक्सीजन दे दिए, नेगेटिव चार्ज लगा के सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए, रिमेनिंग 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कर दिया, खुश है। ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास, ठीक है, इजी है, ठीक है। आप समझ गए कि ठीक है हमें किस तरह से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है, हमें आइडिया मिल गया, ठीक है। अब देखो मैं एक और आपसे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास है 10th नाइट्रेट आयन NO3-, ये इंपॉर्टेंट है NO3-। अब क्या ट्रिक बताइए आपको, आप नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बनाओ, 1 ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देके सिंगली कनेक्ट कर दो, रिमेनिंग ऑक्सीजन बच गए 2, आपने लगा दिए, ठीक है। आपने बोला कि भैया हो गया। बट अगर आप नाइट्रोजन का काउंट करोगे 2 4 6 8 10, यहां पे नाइट्रोजन के पास दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और नाइट्रोजन ये नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट हमारे पास अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, तो फिर नाइट्रोजन नहीं कर सकता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर फिर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें क्या हिंट मिल रहा है? हमें यह हिंट मिल रहा है कि हम दोनों के दोनों बॉन्ड्स को डबल नहीं बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपना ऑल्टरनेटिव ट्राई करेंगे, जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक को डबल रहने दो, कोई बात नहीं, एक को डबल रहने दो। अब आप काउंट करो 2 4 6 8, अब तो बन गई बात, ठीक है। अब आप मेरे को ढंग से बताना इलेक्ट्रॉन्स क्या लिख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, लिख रहे हैं आप, ठीक है। यहां पे तो इस ऑक्सीजन ने कुछ यूज नहीं किया, ठीक है। नाइट्रोजन का सब यूज हो गया, 1 यहां पे यूज हो गया, 2 यहां पे यूज हो गए, 2 यहां पे, 5 इस ऑक्सीजन के पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन, बट 1 माइनस का मतलब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर गाइस नाइट्रेट आयन का। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास स्ट्रक्चर किसका गाइस, नाइट्रेट आयन का। तो अब एक और हम डिस्कस करते हैं, जैसे 11th वन, ठीक है। नाइट्रेट हो गया हमारे पास, NO2- हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया। एक और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, N3- का गाइस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अजाइड आयन, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि मैं आपको प्रेफर करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको याद भी कर लो, क्योंकि देखो बना भी सकते हैं हम लॉजिक से, बट ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि अगर इसको आप याद करोगे तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है N3-। तो N3- का क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, 3 नाइट्रोजन आप ऐसे बना दो, ठीक है। अब देखो आप यूज ऐसे कर सकते हो, नाइट्रोजन, ठीक है, कोई ऑक्सीजन नहीं है ना यहाँ पे, कोई ऑक्सीजन नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। अब पता क्या करो, एक इसके कई स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, आप ऐसे बना दो एक कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसे बना दो ट्रिपल बॉन्ड, बना दिया, ठीक है, बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। और क्या करो आप एक बना दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बना दिया आपने, ठीक है। अब देखो इसके पास बचे हमारे पास 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नाइट्रोजन हैप्पी है, ये भी हैप्पी, 2 4 6 8, ये भी हैप्पी है। अब देखो ये नाइट्रोजन 2 4 5 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल जाए तो काम बन जाए, तो इसको माइनस चार्ज बना दो। तो एक तो ये स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है हमारे पास अजाइड आयन का, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, ठीक है। इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। एक और इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है हमारे पास इस तरह का,
यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये भी हमारे पास अजाइड आयन का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप सोच सकते हो पॉसिबल है, देखो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे फिर भी हमारे पास -1 ही एक एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास अजाइड आयन के 2 स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल हैं, तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड गाइस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है अजाइड आयन, तो अगर नहीं पता होगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है गाइस, 2, ठीक है, जैसे देखो, हाँ, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड गाइस। देख लो आप, है ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास बन गया, हाँ, 2 4 और यहाँ भी 2 4। ओके गाइस, अंडरस्टूड, क्लियर टू एवरीवन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अजाइड आयन में कितने लोन पेयर होंगे, तो अगर आप लोन पेयर काउंट करोगे तो आंसर आएगा 4 लोन पेयर। चाहे आप इस स्ट्रक्चर में काउंट कर लो 1 2 3 4, इस स्ट्रक्चर में काउंट कर लो 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन N3-। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो आपसे नहीं हिलेगा, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, तो अजाइड आयन का हो गया, 10th स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं 11th स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो 11th स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, I3-। ओके, I3-, इसको अपन बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन में बोल सकता हूं इसको, I3-। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इतनी बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या बनता है, आप देखो, आयोडीन लगा दो, आयोडीन आयोडीन, पहले आप लगाओ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हैलोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, लगा दिया आपने सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन, इसकी कहानी देखो आप, ये तो खुश है। ओके, इसके 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं आयोडीन के, बोल सकता हूं। ठीक है, ये खुश है। अब इस आयोडीन को देखो आप, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए, अब इसके पास बचे 2 कर लिए ना, 5 बचे ना, 7 होते हैं ना, तो 2 यहाँ पे, ये 5। ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक है गाइस, अब देखो इस आयोडीन का भी कोई दिक्कत नहीं, 2 4 6 8 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब मेरे को माइनस चार्ज देना है, तो माइनस चार्ज मैं इसी को ही दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि ये तो खुश है ना, तो फिर मैं इसको दे दूंगा माइनस चार्ज। और आयोडीन अपना ऑक्टेट तो एक्सपेंड कर ही सकता है, क्यों, क्योंकि कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का नहीं है, तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। अब समझ आया आपको? देखो मैंने क्या किया, पहले तो इन आयोडीन को बना दिया, अब इस आयोडीन को रखा, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने यहां यूटिलाइज कर दिए, अब बचे इसके पास 5, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिए। ठीक है, तो कितने हो गए मेरे पास, 2 यहां 2 यहां 4, अब 2 6, ओके, 1 7 तो थे। अब माइनस चार्ज है यहाँ पे, माइनस, तो फिर माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो मैं इसको दे दूंगा। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल लोन पेयर, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लोन पेयर है 9। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसा पूछूं लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो कितने हैं लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, आप देखो 1 2 3 लोन पेयर है 3। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, तो इस तरह से मैं I3- में भी काउंट कर सकता हूं। इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें स्ट्रक्चर जानना इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना N3-, इसमें गाइस सिर्फ 10% भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 3-4% बच्चे स्पेसिफिकली नीट और जेई में ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, जिनको पता होता है कि N3- का क्या स्ट्रक्चर है और I3- का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 11 स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करे। अब और हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, तो 1 by 1 हम सभी स्ट्रक्चर्स को एक ही दफा में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं और भी स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 11 हो गए हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 12th one की। 12th one है गाइस मेरे पास जैसे BF4-। ठीक है, BF4-, जैसे मेरे पास क्या है स्ट्रक्चर, मेरे पास है BF4-। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एनायन का मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि अगर उसमें ऑक्सीजन एटम है तो आप नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दीजिए और उसको आप सिंगली कनेक्ट करिए। अगर उसके पास ऑक्सीजन एटम नहीं है और वो एनायन है, जैसे ये था I3- था मेरे पास, ठीक है ना, जैसे मेरे पास I3- था, ठीक है, N3- भी था, I3- भी था, तो आप पता क्या करिए, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या करिए, वो जो आप नेगेटिव चार्ज है ना वो आप सेंट्रल एटम को दीजिए। फिर मतलब देखो हमारे पास जो, अगर मैं BF3 की बात करूं तो BF3 में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन हमने बोरोन को एक्स्ट्रा दे दिया, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया BF4- का।
तो N3 माइनस तो एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल है, आप उसको दिमाग में रखिए। बट जब भी आप एनायन का स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन को दीजिए और आप ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आप हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है आप सेंट्रल एटम को दीजिए, राइट। जैसे BF4 माइनस है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने सेंट्रल एटम को दे दिया, I3 माइनस था तो नेगेटिव चार्ज मैंने सेंट्रल एटम को दे दिया। N3 माइनस एक्सक्लूसिव एग्जांपल है, आप उसको याद रखिए, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास किसका स्ट्रक्चर, बोलिए किसका स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास, BF4 माइनस का। किसका स्ट्रक्चर गाइस, ये बन गया मेरे पास BF4 माइनस का स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस। और अपन डिस्कस करते हैं, जैसे मेरे पास है 13th एग्जांपल, जैसे मान लो CN माइनस है ना, साइनाइड आयन, ठीक है। CN माइनस का स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन, तो ये तो बन गई बात। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसके लग गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। अब इसको आप नेगेटिव चार्ज दे दो तो बात बन जाए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आता है हमारे पास CN माइनस का, किसका, साइनाइड आयन का, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा आपको पता है तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। जब हम RX की रिएक्शन KCN से करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है RCN, क्योंकि कार्बन जो है वो बेटर डोनर साइट है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, बिकॉज इस पे नेगेटिव चार्ज है। वो ऐसे बस आपका रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास CN माइनस। अब हम 14th की बात करें, ठीक है। अब 14th में हम बात करेंगे कुछ केटायंस की, ठीक है ना। तो जैसे मैं केटायन ले लूं, जैसे NO2 प्लस, तो जब आप केटायन का, जब आपको केटायन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप हमेशा सेंट्रल एटम से निकालिए, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के पास थे 5, अब रह गए 4 बस, ठीक है, और लगा दो पॉजिटिव चार्ज। कितना आसान है, राइट। खुद ब खुद सब सेटिस्फाई हो जाएगा। NO2 प्लस का बना दिया। जैसे आपसे मैं बात करूं 15th की, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि यार H3O प्लस का स्ट्रक्चर बनाओ, H3O प्लस का, ऑक्सीजन से निकाल दो। ऑक्सीजन के पास थे 6, अब रह गए 5, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर, और एक आप ऐसे दिखा दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, ये भी एक राइट स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, आप बताओ NH4 प्लस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या करना है, नाइट्रोजन से निकाल दो, है ना, नाइट्रोजन से निकाल दो एक पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन लगा दो, ये बन गया, मतलब 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल टाइप, और एक बना दो प्लस। बात समझ आई। तो ये बन गया मेरे पास, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन, और इसको अपन क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं गाइस, अमोनियम आयन। तो जब आप केटायन का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप सेंट्रल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बस बात बन जाएगी। एनायन के लिए 2 केस बताए, अगर ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन को दीजिए, उसको सिंगली कनेक्ट करिए, ठीक है। तो कितने डिस्कस कर लिए गाइस हमने लगभग 16 स्ट्रक्चर्स अभी तक डिस्कस कर लिए, और यही आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स और लिख रहा हूं यहाँ पे 17th, ठीक है। तो मैं कुछ 17th लिख रहा हूं आपके लिए। अब आप मेरे को बताना कि इसका क्या शेप आएगा, किस तरह से आएगा। थोड़ा सिंपल है ना। जैसे मान लो मैंने SF4 का लिख दिया, ठीक है। 17th मैंने लिख दिया, 18th में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं XeO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको XeO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है गाइस। 19th में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, 19th में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, थोड़ा एक मिसलिनियस एग्जांपल ले लेते हैं, Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, ठीक है। ये आया एक बार जेई में, ठीक है ना, नीट में भी आ चुका है Br3O8, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 20th की। तो 20th हम ले सकते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब 20th में अगर आप लोगों के साथ एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो चलो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, थायोसाइनाइड SCN-, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर्स अपने को ड्रॉ करना है, बस इतने स्ट्रक्चर्स अपने कर लिए तो काफी हद तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो SF4 रफ स्ट्रक्चर, सल्फर बनाता है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बस 4 बना दो सल्फर के साथ, 1 लोन पे। ये एक्चुअल शेप नहीं है, ठीक है ना, ये एक्चुअल शेप नहीं है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन गया SF4 का। अब मेरे को बनाना है XeO3 का, जेनन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, चिपका दो डबल बॉन्ड, कोई टेंशन नहीं। तो 6 यहाँ पे चले गए, 1 वैलेंस, 1 लोन पेयर बच गया। तो ये XeO3 का स्ट्रक्चर बन गया, यस और नो। अब हम बात करेंगे Br3O8 की, ट्राइब्रोमो सब ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइब्रोमो सब ऑक्साइड का। तो ये रटने वाला स्ट्रक्चर अगर नहीं याद है तो आप नहीं बना सकते हो इसमें।
इसमें पूछते हैं कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो अगर आपको याद होगा ना, जब हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हम लिखते हैं +2 चार्ज। मतलब ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ब्रोमीन ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर इस पे आएगा +2 चार्ज। और यहां से आएगा, यहां से कुछ नहीं आएगा। तो एक तो इस पे है +4 ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे अगर आप करोगे सेम कहानी तो यहां पे आएगा +6, ठीक है। यहां भी करोगे तो आएगा +6, है ना। तो मतलब ऐसे बता दिया मैंने आपको। इसको बोलते हैं अपन ट्राइब्रोमो सब ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ट्राइब्रोमो सब ऑक्साइड। अब देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन HCN- की। तो ये लिखा मैंने कार्बन, ये लिख दिया मैंने नाइट्रोजन, ठीक है। मान लो नाइट्रोजन का बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, बना दिया, ठीक है, बना दिया नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन भी खुश है। अब सल्फर की बात करें तो इसके पास थे, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, है ना, 6 होते हैं ना, तो 2 4 5 6, ठीक है। एक इसने यहाँ यूज कर दिया। अब देखो नेगेटिव चार्ज आप इसको दे दो, बन गई कहानी। मतलब ऐसे आप सोच सकते हो। तो ये बन गया हमारे पास किसका? थायोसाइनेट का स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो ये थी हमारे पास सारी की सारी स्ट्रक्चर्स की बातें। तो आप, और एक और मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं, ठीक है, ऐसे मेरे दिमाग में आ गया, है ना, 21। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका स्ट्रक्चर CrO5, तो ये भी एक मिसलिनियस स्ट्रक्चर है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है गाइस, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, क्रोमियम पेंटॉक्साइड का, ठीक है। और इसका कलर होता है ब्लू, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। और कलर क्या होता है इसका? ब्लू। कलर क्या होता है इसका? ब्लू। तो ये सारी बातें मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कूदने से पहले हमने स्ट्रक्चर्स की बातें कर ली। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। यही स्ट्रक्चर्स हैं गाइस, इन्हीं पे मास्टरी कर लो, यही रिपीट होते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, हम बात करेंगे थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या कैसे बनता है लैटिस एनर्जी, थोड़ी सी उनकी बातें करेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस चैनल गाइस। थैंक यू वेरी मच। अभी दूसरा वीडियो आ रहा है जल्दी इसका।